अब हम लोग केस 3 देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट दिया गया है और इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मास m दिया गया है तथा इस BC साइड का जो लेंथ दिया गया है वह a दिया गया है। साथ ही साथ इस BC साइड का इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह h दिया गया है। वह क्या दिया गया है? h दिया गया है। और हमें यहाँ बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का इस वर्टेक्स से गुजरने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इस BC साइड के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिया गया है? इस ए से होकर एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यदि हम लोग DE बोल दे, यह जो DE एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह किसके पैरेलल है? वह BC के पैरेलल है। क्लियर है? तो हमें इस DE एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में यह पढ़ा था कि जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है तथा इस BC साइड के पैरेलल होता है तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे हम लोग यदि ICM बोल दे तो ICM कितना होता है? ICM जो होता है वह कितना होता है? mh²/18 होता है। क्लियर है? यानी कि इस एक्सिस को यदि हम लोग PQ एक्सिस बोले तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? mh²/18 होगा। जहां यह PQ एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है? इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? और किसके पैरेलल है? इस BC साइड के पैरेलल है। क्लियर है? यानी यह जो PQ एक्सिस है वह किसके पैरेलल है? PQ एक्सिस जो है वह BC के पैरेलल है और DE एक्सिस वह किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। यानी हम बोल सकते हैं जो DE एक्सिस है वह PQ एक्सिस के भी पैरेलल होगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? DE एक्सिस किसके पैरेलल होगा? PQ के पैरेलल होगा। क्लियर है? तो हम लोग यह मान लेते हैं कि इस DE एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह IDE है। वह क्या है? IDE है। तो हमें इस IDE का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो DE एक्सिस है और यह जो PQ एक्सिस है यह दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस में हमसे क्या लिख सकते हैं? इस DE एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना है? IDE माना है। तो IDE बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? IDE बराबर हम लोग लिखेंगे इस PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना? ICM माना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ICM प्लस इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मास कितना हमारे पास? M है। तो M इंटू इस DE एक्सिस और इस PQ एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे अगर हम लोग D बोल दे तो इंटू क्या लिखेंगे? D का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे ICM का वैल्यू पता है। इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? mh²/18 होता है। वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इस यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का मास कितना हमारे पास? M है। M लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हमें इस D का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस D के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग को यह पता है कि वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वह हाइट कितना होता है? 2h/3 होता है। क्लियर है? जबकि सेंटर ऑफ मास से इस BC साइड का जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वह कितना होता है? h/3 होता है। क्लियर है? जहां h क्या है? इस BC साइड से इस वर्टेक्स का परपेंडिकुलर हाइट है। क्लियर है? ठीक है। तो यह हाइट हमें पता है, यानी कि D हमें पता है कितना है। इस DE एक्सिस और इस PQ एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह कितना है? 2h/3 है। और इसी को हमने क्या माना है? D माना है। तो D की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2h/3 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 2h/3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? mh²/18 प्लस 4mh²/9। तो जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आगे सॉल्व करेंगे तो IDE बराबर हमें क्या मिलेगा? IDE बराबर हमें क्या मिलेगा? mh²/4×8 8mh²/18। क्लियर है? यानी 9mh²/18 यानी कि mh²/2। यानी कि जब कोई भी एक्सिस किसी